Hello class, I hope you are doing well. And this is a class of CRPC. तो हमने अपने लास्ट क्लास में सेक्शन 53 तक कंप्लीट कर लिया था आई थिंक. तो हाँ, चलते हैं फटाफट जल्दी जल्दी CRPC कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो नए लॉज आ रहे हैं बेसिकली है तो ये सेम है ना. कोई भी इसका बहुत ही माइनर होगा जो पोर्शन चेंज हुआ है. बाकी चेंज क्या हुआ है, हमारे सेक्शंस चेंज हुए हैं. थ्योरी यही है. पूरे जो इसमें मटेरियल्स भरे हैं वही सेम टू सेम नेम भरे हैं. तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. हमको रटना कहाँ पड़ेगा, सेक्शंस में. ठीक है, बाई सेक्शंस में तो कन्फ्यूज़न होना जाहिर है. तो वो बार बार याद करने से याद हो जाएगा, जैसे ये याद हो गया था. तो हमको जो कीवर्ड होता है वो जान लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें यही वाला CRPC आएगा और आगे के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा. तो तब तक जब तक हमारा नया लॉ, जो न्यू लॉज हैं, यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, मतलब जो तीनों लॉ हैं, जब तक वो इन्फोर्समेंट यानी 1 जुलाई तक नहीं आ जाते तब तक हम इन सबको जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं, ताकि हमको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इसका एक रिकैप हो जाए. हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं भाई. चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, अरेस्ट ऑफ पर्सन, यानी जो हमारे क्रिमिनल लॉ के हिसाब से जो पर्सन को अरेस्ट किया जाता है वो कैसे कैसे और कौन कौन से प्रोसीजर से अरेस्ट होते हैं, उनके राइट्स क्या क्या होते हैं, कौन अरेस्ट करता है, और अरेस्ट होने के पहले और बाद का क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं. तो वो चीज़ हमको हमारे चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है. ठीक है, अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशंस देखे थे. उसके बाद जो ज्यूरिडिक्शन होते हैं कोर्ट के, क्रिमिनल कोर्ट के कितने कोर्ट होते हैं, 4 कोर्ट होते हैं, हमने ये जाना था सेक्शन 26 से. इसके अलावा जो छोटे छोटे जो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ हमने पहले से ही कवर कर लिया है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन नंबर 53 से. अब 53 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर. तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि यहाँ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड हो रहा है. एक्यूज्ड मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है. ठीक है, यानी जो किसी ऑफेंस को कमिट किया है और एज अ एक्यूज्ड जिसको अरेस्ट किया गया है बाय पुलिस ऑफिसर, उनका एग्जामिनेशन होना है. तो वो रिक्वेस्ट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर. यानी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगी मेडिकल प्रैक्टिशनर से कि आप जो एक्यूज्ड है इनका एग्जामिनेशन करिए. तो और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पुलिस ऑफिसर का जो पद होगा, यानी वो कौन से अथॉरिटी में रहने चाहिए, तो वो ये ध्यान रखा जाएगा कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कम से कम वो सब इंस्पेक्टर तक रहने चाहिए जब वो रिक्वेस्ट करे किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट और यही पूछा जाता है कि पुलिस ऑफिसर का रैंक क्या होनी चाहिए. तो सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए या इसके अपर होनी चाहिए, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए. तो ये हो गया हमारा 53. इसमें यहाँ पे सेकंड में वुमेन से रिलेटेड बात की गई है कि अगर कोई फीमेल है और उनका एग्जामिनेशन करा जाना है, तो ऐसी कंडीशन में जो एग्जामिनेशन करने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे वो वुमेन होंगी. भाई वुमेन है तो वुमेन ही करेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है. ठीक है, लेकिन ये दिया कहाँ गया है, 53 के 2 में. तो ये सबसेक्शन पूछा जा सकता है. इसके अलावा अनिल अनंतराव लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारे 53 से रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है. अब हम आते हैं हमारे 53A में. ठीक है, तो 53A सबसे पहले ये 2005 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ. इसके पहले जो रेपिस्ट जो होते थे, यानी जो एक्यूज्ड ऑफ रेप होते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन कैसे करना है इसका कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ था. ठीक है, CRPC में. तो इसके लिए 2005 में अमेंडमेंट किया गया, जिससे हमारा 53A ऐड किया गया. और इसमें एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप, स्पेशली रेप से रिलेटेड जो एक्यूज्ड होंगे उनका एग्जामिनेशन करा जाएगा. कैसे, 53A से. तो इसका प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है. ये सीधे सीधे इंडेक्स बेस क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखना है. तो इसमें याद रख लीजिए कि 16 किलोमीटर के रेंज में ही अगर मतलब जैसे कोई एक्यूज पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि उसका जो एग्जामिनेशन हो वो 16 किलोमीटर के अंदर ही किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा हो. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अरेस्ट है, पता लग रहा है कि 50 किलोमीटर जो दूर जाके उनका एग्जामिनेशन हो रहा है. तो ऐसा नहीं है. 16 किलोमीटर यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया है कि किसी भी जो एक्यूज्ड ऑफ द रेप होगा
उसका एग्जामिनेशन 16 किलोमीटर के रेडियस में ही किया जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये कीवर्ड हो गया, और दूसरा यहाँ पे वही SI कि जो पुलिस ऑफिसर की रैंक होगी वो ये इंश्योर किया जाएगा कि सब इंस्पेक्टर के नीचे ना हो, यानी सब इंस्पेक्टर हो या उससे अपर हो। मैंडेटरी नेचर, भाई अगर कोई भी एक्यूज्ड है जो कि रेपिस्ट है, यानी जिसने रेप कमिट किया है, उसका एग्जामिनेशन होना है तो ये ज़रूर ही होना है, उसको मना नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता, ज़रूर ही उसका एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। अब जो क्या कहते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो पर्टिकुलर्स होंगे उस रिपोर्ट में जो जो चीज़ें लिखी होंगी वो ये हमारा दिया हुआ है कि नेम एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड होगा, एज होगा, उसका इंजरी कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन सी इंजरी उसके द्वारा कारित की गई है, ये होगा। इसके अलावा DNA, अगर मतलब DNA सैंपल लिया जा रहा है तो वो DNA भी एक तरफ से लीगल ही होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी रिपोर्ट में लिखा जाएगा। रिपोर्ट शैल बी स्टेट प्रिसाइजली, मतलब छोटे फॉर्म में लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा थ्योरी बेस पे लिख के दे दिया जा रहा है, ठीक है। छोटे फॉर्म में यानी कंसाइज फॉर्म में लिखा जाएगा, एग्जैक्ट टाइम लिखा जाएगा, क्योंकि जो ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं, क्रिटिकल ऑफेंस होते हैं, इनका मैनर, इनका टाइम, प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ एविडेंस। अगर देखा जाए तो एज अ एविडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो रिपोर्ट में ये इंश्योर किया जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट भी उसमें लिखा जाए कि हाँ इस टाइम में कमिट किया गया था, इस प्लेस पे कमिट किया गया था, और ये इंजरी से कारित हुई है। अगर DNA सैंपल हो रहा है, यानी अगर DNA उनका चेक किया जा रहा है तो उसका भी रिपोर्ट इसमें दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पर्टिकुलर्स, जो कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं हम अपने 54 में। अब 54 में क्या समझने वाली बात है कि ये अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अभी तक हमने एक्यूज्ड के बारे में बात किया, एक्यूज्ड मतलब अपराधी के बारे में बात किया। यहाँ पे पर्सन अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट होने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि वो कन्विक्टेड है, वो एक्यूज्ड है। तो 54 जो है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, और ये भी पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे होगा। भाई जी पूछा, ठीक। तो 54 में इतना इंडेक्स बेस पे इम्पोर्टेंट है, और ये पूछा जा सकता है कि जो 54 है ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा सब्सटीट्यूट हुआ था। तो ये 2009 के द्वारा इसको अमेंड किया गया था। अब आते हैं 54A, जो कि बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। तो ये आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। तो ये हम सीधे सीधे सेक्शन नंबर 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन अरेस्ट किए जाते हैं, जो पर्सन अरेस्ट होते हैं पुलिस के द्वारा, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है बाकी लोगों के द्वारा, यानी जो विटनेस होते हैं, कोई आई विटनेस हो गया या कोई ऐसा विटनेस जो कह रहा है कि हाँ मैंने देखा है इनको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि क्या यही है, मतलब जिसको आपने ऑफेंस कमिट किया करते हुए देखे हैं वही है। तो ये सारी जो प्रोसीजर होते हैं इनको हम आइडेंटिफिकेशन परेड के नाम से जानते हैं। 54A जो कि 2005 से आया, ये हम CRPC और सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ये दोनों ही आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बात करते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि जो सेक्शन 9 है वो विटनेस के बारे में बात करता है, मतलब सीधे सीधे एक्यूज्ड के बारे में बात करता है या विटनेस के बारे में बात करता है, वो एनी पर्सन के बारे में बात करता है। लेकिन जो हमारा CRPC का 54A है ये सिर्फ और सिर्फ अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात करता है। ये डिफरेंस हो गया मेन। तो इसमें ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है इतना है कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कोर्ट के द्वारा किया जाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन द चार्ज, मतलब पुलिस स्टेशन के इंचार्ज द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है कोर्ट को कि आप इनका आइडेंटिफिकेशन परेड करिए। तो ये हो गया हमारा 54A। और इसके अलावा अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनका वीडियोग्राफ यानी इन कैमरा उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो 54A में इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 55 में क्या है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सब ऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर कब अपने जो उनके सब ऑर्डिनेट होते हैं उनको कब बोल सकते हैं कि आप जाके इनको अरेस्ट कराइए। तो ये पुलिस ऑफिसर की पावर के बारे में बात कही गई है। हम अब इम्पॉर्टेंट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि 55A इंडेक्स बेस पे पूछा जाता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन
जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उनकी हेल्थ को सेफ रखना, मतलब उनको एक तरफ से सेफ रखना। अगर वो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, तो ड्यूटी किसकी है? पुलिस ऑफिसर की, कि उनको सेफ रखे। उनको जो भी चाहिए, यानी खाना पानी उनको टाइम टू टाइम दिया जाए, ये नहीं है कि उनको भूखे मारा जाए। तो ये चीज़ हमारा 55A में बताया गया है, और ये भी एक हमारा मतलब अरेस्टेड पर्सन के राइट्स में आता है। फिर 56 में, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है बाय द पुलिस ऑफिसर, उसको बिना डिले किए, मतलब जितनी जल्दी हो सके, कहने का मतलब है जितनी जल्दी हो सके, उनको मजिस्ट्रेट के सामने या फिर पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, जो सबसे ऊपर हेड है, मतलब किसी पुलिस स्टेशन के हेड हैं, उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाए। ये हमारा हो गया 56। अब 57 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये इंडेक्स बेस पे भी आता है, और इसमें टाइमिंग भी पूछी जाती है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, मतलब कोई भी पर्सन जो कि अरेस्ट होगा उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो ये उनके आर्टिकल 21 का वॉयलेशन होगा सीधे सीधे। तो 57 से ये एक अरेस्टेड पर्सन का राइट है, जो कि ये बोलता है कि अगर उनको अरेस्ट किया गया है तो बिना डिले हुए या 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए, या तो उनको छोड़ दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन तक जेल में रखे हो, 3 दिन तक जेल में रखे हो, जो पुलिस स्टेशन होते हैं, तो ये कंडीशन नहीं है। अगर भाई किसी को अरेस्ट किया गया है तो उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो, कैसे भी करके। और इसमें एक बात ये जानने लायक है कि जो ये टाइमिंग दी हुई है, जो 24 घंटे की जो टाइमिंग प्रोवाइड किया गया है, इसमें अरेस्ट से लेके उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने तक का है, और इस बीच जो भी आने जाने का है, मतलब जैसे कहीं से फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, कहीं से पर्सन को अरेस्ट किया गया और उनको पुलिस स्टेशन लाते लाते 2 घंटे लग गए, तो 24 घंटे में 2 घंटे लग गए, 22 घंटे तो उनको कंप्लीट हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बीच के 2 घंटे हैं, ये हमारा लूप होल माना जाएगा। यानी इस 2 घंटे को छोड़कर वो जिस टाइम से पुलिस स्टेशन के अंदर गए, उस टाइम से 24 घंटे उनका वहाँ से स्टार्ट होगा। यानी जो ये ड्यूरेशन हमारा ट्रैवलिंग टाइम पे है, इसको माना नहीं जाएगा, ये एक्सक्लूड होता है 24 घंटे से। ये हो गया हमारा 57। अब 58 में क्या है? पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। यानी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बताई गई है 58 में, कि जो एप्रीहेंशन रिपोर्ट है, पुलिस ने किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा, यानी सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं पुलिस ऑफिसर को टाइम टू टाइम किसको सबमिट करनी होती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या तो SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पे अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, DM SDM 58, इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है। अब हो गया हमारा 59। 59 में क्या है कि डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। नो पर्सन who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special order of magistrate। तो यहाँ पे ये बोला गया है 59 में कि कोई भी पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो वो ज़बरदस्ती से अरेस्ट नहीं हुआ है, ठीक। उनको किसी न किसी कारण के, मतलब कोई ना कोई ऐसा उन्होंने काम किया हो गया होगा जिसके द्वारा पुलिस ऑफिसर ने उनको अरेस्ट किया। तो ऐसी कंडीशन में वो तब तक डिस्चार्ज नहीं होंगे जब तक कि वो खुद अपना एक बेल नहीं करवाते हैं या एक बॉन्ड नहीं देते हैं, सिक्योरिटी, यानी अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा इस टाइप का, और या तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता कि आप इनको छोड़ दो। तो ये हमारा 59 हो गया। 60 में पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड डिटेक्ट। तो ये बात करता है कि मतलब दौड़ाना, भागना, पीछा करना, किसी भी ऑफेंडर को अगर वो भाग रहा है तो उसको आप दौड़ा सकते हैं, गाड़ी पलटवा सकते हैं, मतलब वही, मतलब जो पुलिस ऑफिसर कर सकती है अपनी तरफ से किसी भी ऑफेंडर को पकड़ने के लिए, वो उनको करने के लिए पूरी तरह से उनके पास पावर है। ये 60 में दिया गया है। 60A में क्या है? अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। तो यहाँ पे सेक्शन 60A एक रिस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है होल ऑफ द चैप्टर ऑफ 5, मतलब कि कोई भी कैसा भी अरेस्ट हो, किसको भी अरेस्ट करना हो, किसी को भी,
वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 5 ऑफ द CRPC के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट किया जाएगा, ठीक। यानी और किसी मतलब जो इसमें नहीं दिया हुआ है, जो प्रोविज़न इसमें नहीं दिया हुआ है, उसके परे जाके किसी भी तरह से कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये हमारा सेक्शन 60A में बताया गया है और 2009 से इसको जोड़ा गया। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 में। 6 हमारी किससे बात करता है? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस, किसी पार्टी को अपीयर करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो चीज़ हमको सेक्शन 6 में बताया गया है। जैसे कि समन एंड वारंट। भाई किसी को अगर कोर्ट में अपीयर करना है तो उसके दो ही मतलब प्रकार हैं, दो ही काइंड बताए गए हैं कि कैसे कैसे किसी भी पार्टी को कोर्ट में बुलाया जाएगा। पहला समन है, प्यार से बुलाया जा रहा है, भाई तुमको नोटिस दी गई है तुम आ जाओ। दूसरा अरेस्ट, कि नोटिस तुमको दी गई तुम नहीं आ रहे हो तो तुमको क्या किया जाएगा? अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 6 में हम समन और वारंट के बारे में जानते हैं मोटा मोटा। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 61 की। ये है फॉर्म ऑफ समन, यानी समन का फॉर्म कैसे होगा। जो समन एक नोटिस है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, अगर देखा जाए तो वो उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, उसका जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वो होता है 61 में बताया गया है। तो इसमें एवरी समन इशूड बाय कोर्ट। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि जो समन होता है वो इशू कौन करता है? कोर्ट करता है, ठीक है। यानी समन कोर्ट इशू कर रहा है, इन राइटिंग कर रहा है, इन डुप्लीकेट कर रहा है, साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सच कोर्ट और एनी सच ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। तो इसमें हमने 4-5 जो एसेंशियल देखे। पहला कि समन इशू कौन करेगा? कोर्ट करेगा। दूसरा राइटिंग में होगा। तीसरा डुप्लीकेट होगा। और चौथा कि जो उस समन को इशू कर रहा है उनकी साइन होना जरूरी है नीचे, है ना। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उनकी साइन होना जरूरी है। और उस समन में बियर द सील, यानी जो कोर्ट की सील है वो ठप्पा एक तरफ से वो लगाना जरूरी है। ये हम पढ़ देते हैं सेक्शन 61 से। 62 में क्या है कि समन हाउ सर्व। अब यहाँ बताया गया कि समन सर्व कैसे किया जाएगा। अगर किसी विटनेस को हमको बुलाना है या किसी ऑफेंडर को, किसी एक्यूज जिसके खिलाफ कंप्लेन दायर की गई है उनको बुलाना है, तो इसमें कैसे कैसे सर्व किया जाएगा ये हमको 62 में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि एवरी समन शैल बी सर्व बाय पुलिस ऑफिसर। पहली बात तो जो समन है वो सर्व किसके द्वारा किया जाएगा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। और सब्जेक्ट टू एनी रूल सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट में मेक बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। तो यही चीज़ या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनको सर्व कर दो, अलग जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके द्वारा सर्व किया जा सकता है, या तो दूसरे में क्या है कि अगर इफ़ प्रैक्टिसेबल बी सर्व पर्सनली। अगर ये प्रैक्टिसेबल है, अगर ये मतलब कोर्ट को अगर ये सही लगता है तो वो पर्सनली भी उस पर्सन को समन कर सकते हैं जिसको बुलाना है उनको कोर्ट में। एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन इज सर्व शैल साइन अ रिसीप्ट ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो जिस पर्सन को समन सर्व किया जा रहा है उनकी ये ड्यूटी है कि वो एक रिसीट पे साइन करें और जो समन का जो डुप्लीकेट है उसके पीछे उनकी साइन होनी ज़रूरी है। ये होता है कि मतलब एक एक्सेप्टेंस के हिसाब से कि हाँ मुझे नोटिस मिल गई है और मैं अपनी ड्यूटी करूँगा, मैं कोर्ट में आऊँगा। ये चीज़ होता है 62 में। अब 63 में क्या है? सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉडी एंड सोसाइटी के बारे में बोला जा रहा है कि इनको समन जो है उनकी सर्विस कैसी होगी। तो जो उनके चीफ ऑफिसर होते हैं उनको सीधा सीधा एड्रेस कर दिया जाएगा, यानी जो समन होगा ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इंसान को दिया जा रहा है, दे सकते हैं अगर नहीं फाउंड हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो जो चीफ होंगे उस कॉर्पोरेट बॉडी के उनको जाके समन पकड़ा दिया जाएगा कि भाई आपके यहाँ ये काम करते हैं, इनको बोल दीजिएगा कि कोर्ट पहुँच जाए। तो ये हो गया हमारा 63। अब 64 में क्या है? सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई जिसको समन करना है वो इंसान गायब है, मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उनके घर में, यानी आप उनके घर जाओ, घर में जो अडल्ट मेल है, कोई मेल मेंबर, उनकी फैमिली होगी, उनके भाई होंगे, उनके पापा होंगे, कोई अडल्ट मेल मेंबर को ही वो समन दे दीजिए कि आप जिस पर्सन को समन किया जा रहा है, जिस पर्सन का उसमें नाम लिखा हुआ है, जिसको बुलाया जाना है, आप इनको
प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो ये हो गया सेक्शन 64। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सर्वेंट है वो फैमिली मेम्बर में नहीं आता है, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ फैमिली को और फ्रेंड को दिया जाता है, सर्वेंट को नहीं दिया जाता है, क्योंकि सर्वेंट एक फैमिली मेम्बर की तरह यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अब 64 यहाँ पे, और हम CPC में भी पढ़ते हैं सेम समन, वहाँ ऑर्डर 5 में अगर पढ़ेंगे, ठीक है, या तो हम इसमें एक डिफरेंस पाते हैं। यहाँ पे अडल्ट मेल के बारे में बात किया जा रहा है, और सिविल लॉ यानी अगर कोई सिविल मैटर है तो वहाँ पे एनी मेंबर की बात किया जाती है। यानी अगर वहाँ पे कोई फीमेल भी अगर एडल्ट है तो उनको भी नोटिस यानी उनको भी समन दिया जा सकता है अगर कोई पर्सन फाउंड नहीं हो रहा है तो ये हो गया हमारा 64 में। अब 65 में क्या है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब भाई जितने भी हमारे ये प्रोविज़न दिए हुए हैं, अगर ये इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई भी चारा ही नहीं बच रहा है, मतलब पर्सन भी गायब है, उनकी फैमिली भी गायब है ना, उनका घर में ताला लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 65 में बताया गया है, ऐसी कंडीशन में एक नोटिस जारी की जाएगी। यानी जो समन है वही नोटिस है, और वो उनके घर के आसपास चिपका दिया जाएगा, ठीक है। ऐसी जगह पे चिपकाया जाएगा जो लोगों को दिखे और जो उस पर्सन को भी दिख सके आसानी से अगर वो आसपास गुजरता है तो इसे हम शॉर्टकट में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस भी कहते हैं। 65 में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 66 क्या है, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट की बात किया जा रहा है 66 में, और ऐसी कंडीशन में हेड ऑफ द ऑफिस को समन दे दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि मतलब आपके जो पब्लिक सर्वेंट है इनको कोर्ट भेज दीजिएगा। तो ये 66 में हो गया। 67 में आउटसाइड लोकल लिमिट्स की बात की जा रही है, यानी ऐसे पर्सन को समन देना है जो कि उस कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रह रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि समन दिया जाएगा कहाँ, जिस जुरिडिक्शन में वो पर्सन रह रहा है वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है उनको समन दे दिया जाएगा, और वहाँ के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनका ये काम होगा कि उस पर्सन को समन दे और बोलने कि आपको इस कोर्ट में बुलाया गया है। ये हमारा 67 है। 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। यानी भाई सर्विंग ऑफिसर हमने अभी तक किसको देखा है, तो पब्लिक सर्वेंट होंगे या पुलिस ऑफिसर होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी सर्विस है, प्रूफ करना है कि हाँ मैंने दिया था इनको समन, अपने आप को ही प्रूफ करना है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि लोग मतलब केस को रिजेक्ट कराने के लिए बोल देते हैं कि हमको समन ही नहीं मिला। जो एक्यूज्ड पर्सन होता है वो कहते हैं हमको समन नहीं मिला इसलिए हम अपीयर नहीं हो पाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रूफ की ज़रूरत होती है तो जो सर्विंग ऑफिसर है वो एक एफिडेविट लगा के भी अपना प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैं गया था इनको, और वो जो प्रूफ होगा वो एज ए एविडेंस एडमिसिबल होगा। 68 इसकी बात करते हैं। अब 69 क्या है, रिटन बाय पोस्ट सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। भाई विटनेस है, प्यारा है वो, तो उसको ऐसा घसीट के तो लाएंगे नहीं, है ना तो उसको ज़रूरी ढूंढने जाना है। तो ये काम बहुत ही आराम से होता है बाय पोस्ट, यानी बाय पोस्ट उस विटनेस को समन दे दीजिए कि आपको बुलाया गया है, आप आ जाइए कोर्ट में। तो ये हो गया हमारा 69। और बाय पोस्ट कहाँ है, तो वेयर ही रिसाइड्स, यानी जहाँ वो रह रहा है या जहाँ उसका बिजनेस कैरीज ऑन है, और या फिर जहाँ वो पर्सनली वर्क फ्रॉम गेन कर रहा है। तो ये 69 हो गया। ये सब इंडेक्स बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने की ज़रूरत। तो अब आता है बी, वारंट ऑफ अरेस्ट। अब यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा, समन प्यार से बुलाया जा रहा था। अब वारंट ऑफ अरेस्ट यानी अरेस्ट वारंट किसी के खिलाफ इशू हो गया है, ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, आओ तुम नहीं आ रहे हो ना, पुलिस ऑफिसर पकड़ के लाएगी अब। तो ये हमारा सेक्शन 70 से लेके 81 तक हमारा अरेस्ट के प्रोविज़न दिए हुए हैं। अब सेक्शन 70 में क्या बोला गया है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। 61 में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म ऑफ समन पढ़ा था। 70 में क्या पढ़ रहे हैं कि अरेस्ट जो होगा उसका फॉर्म क्या होगा, तो एवरी अरेस्ट वारंट इशू बाय कोर्ट। तो हमारा जो अरेस्ट वारंट होता है ये भी कोर्ट के द्वारा ही इशू किया जाता है किसी भी पर्सन के खिलाफ, और इन राइटिंग होता है, ओरल देंगे नहीं, जाहिर सी बात है, इन राइटिंग होता है, साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी जिस जज के द्वारा वो वारंट इशू किया जा रहा है उनकी साइन होना ज़रूरी है, और सील इसमें लगी होती है कोर्ट की। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो डुप्लीकेट हम समन में देख रहे थे वो डुप्लीकेट हमारा वारंट ऑफ अरेस्ट में नहीं होता है।
क्योंकि इसकी कोई भी कॉपी अक्यूज्ड को नहीं दी जाती है, बुलाया थोड़ी ना जा रहा है तुमको, तो खुद ही पकड़ के लिया जा रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में तुमको कॉपी देने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 70। और यहाँ पे सेक्शन 70 का सबसेक्शन 2 इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये बताया गया है कि वारंट जो है वो फोर्स कब तक रहेगा, यानी जिस वारंट को इशू किया गया है कोर्ट के द्वारा वो कब तक इन्फोर्स रहेगा। तो तब तक इन्फोर्स रहेगा जब तक ये कैंसिल ना कर दिया जाए, कोर्ट के द्वारा इसे कैंसिल ना कर दिया जाए, और दूसरा ये एग्जीक्यूटेड ना हो जाए। मतलब या तो उस पर्सन को पकड़ लिया गया है, जब पकड़ लिया गया है तो वो अरेस्ट वारंट समाप्त हो जाएगा, और दूसरा कि कोर्ट ही उसको कैंसिल कर दे कि अब इस पर्सन को मत पकड़ो, अरेस्ट वारंट ही कैंसिल करते। तो ये दो कंडीशन बताई गई है कि वारंट कब तक फोर्स में रहेगा। अब सेक्शन 71 है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा कि सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, तो रिजनेबल होना चाहिए, जितना रिजनेबल है उतना ही दो। ये नहीं है कि तुमको, मेरा मतलब तुमको नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट सिक्योरिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5,000 है तो 5 लाख नहीं लगा सकती है कोर्ट। ये हमारा सेक्शन 71 में हो गया है। इतना इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा मतलब डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट था कि रीजनेबल होना चाहिए। 72 में वारंट टू बी होम डायरेक्ट। वारंट किसको डायरेक्ट किया जाता है, तो टू 1 और मोर पुलिस ऑफिसर, यानी एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया जा सकता है, यानी वो अरेस्ट वारंट दिया सकता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करके लाओ इमीडिएटली। सेक्शन 73 में क्या है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पुलिस ऑफिसर। 73 में हमको बता दिया गया कि एनी पर्सन, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी पुलिस ऑफिसर को ही डायरेक्ट किया जा रहा है कि इस पर्सन को पकड़ के लाओ, इस पर्सन को अरेस्ट करके लाओ। किसी भी पर्सन को, अगर CGM और JMFC, यहाँ पे दो अथॉरिटी बताई गई है कि द CGM एंड JMFC डायरेक्ट वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट टू एनी एस्केप्ड कन्विक्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। 3 यहाँ पे ऐसे पर्सन जो कि बहुत ही कॉग्निजेबल टाइप के हैं, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्होंने किया गया है, या तो वो भागे हुए हैं, प्रोक्लेम है मतलब भागे हुए कन्विक्ट है, यानी उनको कन्विक्शन हो गया था और वो फिर भाग गए। दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिनके खिलाफ उद्घोषणा कर दी जाती है कि इनको पकड़ के लाइए, बहुत मतलब मोस्ट वांटेड टाइप के जो होते हैं ना, उस टाइप के। और तीसरा कि इन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, जिसको पकड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर पुलिस ऑफिसर नहीं टाइम पे पहुंच रही है तो किसी भी पर्सन को जो कि ये काम जल्दी कर दे, CGM और JMFC उनको डायरेक्ट कर सकती है। सेक्शन 73 में इतना इंपॉर्टेंट है। 74 में वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी दी गई है कि जो कोर्ट है वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करती है वारंट, अरेस्ट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। 74 में इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब इंडेक्स बेस पे आता है, और नहीं तो फिर आता ही नहीं है। 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात की गई है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जिसको डायरेक्ट किया गया है बाय CGM एंड JMFC, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी को आप मतलब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रही है तो उसको शो करना जरूरी है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आई एम इन द अथॉरिटी, मेरे पास अथॉरिटी है आपको अरेस्ट करने की, इसलिए मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। ये शो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना किसी को शो किए उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो वो एक इलीगल डिटेन कहलाएगा, यानी वो हेबियस कॉर्पस के मामले में चला जाएगा। तो ये 75 हो गया। 76 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। ये 76 जो है वो 56 और 57 से रिलेटेड है, यानी पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉड बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ वारंट, तो ऐसे पर्सन को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो बिना किसी देर के, यानी अगर उनको एट द टाइम अरेस्ट कर लिया गया है तो ये इंश्योर किया जाएगा कि उनको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दो। 76 में ये बताया गया है। यहाँ भी मतलब 24 का एक बताया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 77 में। 77 में क्या है, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे 77 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, यानी जो हमारा वारंट है, जो हमारा अरेस्ट वारंट है, ये कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है। एट एनी प्लेस, पूरे होल इंडिया में कहीं पे भी अरेस्ट वारंट हो सकता है प्ले, ठीक है।
अब 78 में क्या है, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। यहाँ पे आउटसाइड के बारे में बात की जा रही है कि अगर किसी ऐसे पर्सन को के खिलाफ वारंट जारी किया गया है जो कि उस कोर्ट के आउटसाइड जुरिडिक्शन में रहता है, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे वो पर्सन है वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी और कमिश्नर को डायरेक्ट किया जाएगा, यानी उनको ही सबसे पहले वारंट उन्हीं को बाई पोस्ट दिया जाएगा कि इस पर्सन को आप पकड़ लीजिए अगर ये आपके इलाके में है तो। 78 में इतना इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे अथॉरिटी की मतलब अथॉरिटी याद रखिएगा बस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी एंड कमिश्नर, इतना कुछ रहता है। 79 में भी सेम चीज़, यहाँ पे फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन के बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जा रहा है, मतलब जो दूसरी जुरिडिक्शन में वहाँ के पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्ट किया जा सकता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। 79 में ये है। 80 में क्या है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। यहाँ पे प्रोसीजर की बात की जा रही है कि अगर किसी पर्सन को जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है उसको अरेस्ट किया जाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसका प्रोसीजर ये होगा कि वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर। यहाँ पे 30 किलोमीटर का एक वो है, इसको याद रखिएगा, 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दूर से क्या होता है कि चोर भाग जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 30 किलोमीटर का एक यहाँ पे रेंज बताया गया है कि इसके अंदर ही जुरिडिक्शन होगा और इसके अंदर ही डायरेक्ट किया जाएगा अथॉरिटी को किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। और वो अथॉरिटी कौन सी है हमारी, ईएम, डीएसपी, कमिश्नर, जो कि हमने 78 में पढ़ा था। एटी वन में क्या है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। यहाँ पे भी प्रोसीजर की बात की जा रही है। प्रोसीजर क्या है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की जो प्रोसीजर होंगी वो 81 में बताया गया है। यहाँ पे भी ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा यहाँ पे अथॉरिटी कौन कौन सी है, ईएम, डीएसपी, कमिश्नर, सबसे पहले तो ये। और प्रोवाइजो में यहाँ पे दिया गया है कि अगर ऑफेंस जो है वो बेलेबल है तो बेल पे यहाँ पे छोड़ा जा सकता है सीधी सी। मतलब अगर एक नॉर्मल बात में कहें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन एक बॉन्ड देता है, एक सिक्योरिटी देता है कि हाँ मैं आगे से ये नहीं करूँगा, या वो अपनी गलती मानता है, या ये इंश्योर करता है कि जब जब मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा मैं प्रस्तुत हो जाऊँगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट वही डीएसपी एंड कमिश्नर के पास ये पावर होगी कि वो बेल दे सकते हैं। और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ऐसी कंडीशन में सीजीएम और सेशन जज के पास ये पावर होगी कि उनको बेल दें अंडर 437 का जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 82 में। तो 82 से लेके आगे जितने भी प्रोविज़न है ये हमको आते हैं प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट से रिलेटेड। ओके, सो 82 सेक्शन से अब आगे यानी कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें इसमें जो सेक्शंस हमारे। एंड इफ़ यू लाइक टू मोर वीडियोस लाइक दिस सो प्लीज़ कमेंट। अगर कोई गलती हो रही है तो कमेंट भी कर सकते हैं। एंड लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। इट्स फॉर जुडिशरी। थैंक यू।